आज हमारा जो सैटरडे को टेस्ट पेपर जारी होता है उसी का ये एक आपका पेपर है, जिसका पीडीएफ आप हमारे संजय देव क्लासेज नामक जो टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर लें, वहां से सॉल्व करें, यहाँ से मिलान कर लें। इस बार हमने इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर जो जरूरी हो गया, चाहे वो यूकेएसएससी हो या फिर आपका यूकेपीएससी हो, दोनों के लिए जरूरी हो गया, उसको भी सम्मिलित करा है। 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, तो उसी प्रारूप में बनाया है। बाकी जो मिक्सअप जो नया पैटर्न अपना है यूकेएसएससी ने, उस पर भी क्वेश्चन डाले हैं, और जो पुराने पैटर्न पर सिंपल क्वेश्चन होते थे उसमें भी, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जो हर तरीके से आपको तैयार कर दे, इस तरीके से क्वेश्चनों की फॉर्मेटिंग की गई है। तो इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। और कमेंट करके हमें आप बताइएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यूके जो आपका दरोगा का पेपर होने वाला है या समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है, तब तक आपकी जो जीएस है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए, या उत्तराखंड कंप्यूटर रीजनिंग को लेकर के आपके जो क्वेश्चनों का कलेक्शन है आपके पास इतना अच्छा हो जाए कि उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आ भी जाएं। क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग है उससे आप पहचान भी जाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से इनके आंसर देने हैं, और किस तरीके से अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनानी है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें सामान्य अध्ययन का है, मुगल काल में लोक आचरण का अधिकारी क्या कहलाता था। लोक आचरण मतलब मुगल काल में जो लोगों के बीच आचरण या धार्मिक मामलों को व्यवस्थित करता था, उसे लोक आचरण अधिकारी बोलते थे। इसकी मुख्य भूमिका आपको पता है औरंगजेब के काल में सबसे जबरदस्त रही थी, क्योंकि औरंगजेब द्वारा जो आपका मुहंतसिब नामक अधिकारी था, उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का काम किया था, और सख्ती से जो औरंगजेब का सरिया कानून था उसे भारत में लागू कराने का प्रयास किया था। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है। आनंदपुर गुरुद्वारा आपके गुरु गोविंद सिंह से, 10वें गुरु से संबंधित है आनंदपुर। इसी को आपने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, 14 अप्रैल बैसाखी के दिन 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो आपके आनंदपुर में ही की थी, और आनंदपुर मखोवल को उन्होंने अपने मुख्यालय बना करके यहीं आपके मुगलों के विरुद्ध जो उनकी लड़ाई थी उसे जारी रखा था। तो ये गुरुद्वारा आपका गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम किसके समय हुई थी। देखो, भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का जो सुझाव दिया था वो वुड का डिस्पैच में था। 1854 में भारतीय शिक्षा के लिए जो वुड का डिस्पैच आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, उसमें कहा गया था कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए जो लंदन विश्वविद्यालय है उसकी तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, और उसी की तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय बने थे, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय। और इन तीनों विश्वविद्यालयों को 1857 में लॉर्ड केनिंग के समय स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर यह है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर कूट का सही विकल्प का चयन कीजिए। कूट में दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में है आपका पूना पैक्ट, और सूची 1 में ए है पूना पैक्ट, बी है इंडियन एसोसिएशन, सी है पूना सार्वजनिक सभा, डी है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पूना पैक्ट इसमें से किससे संबंधित था आपका? ए का क्या हो गया? 3, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे, तो बी का हो गया 2। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक इंडियन एसोसिएशन आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, और पूना सार्वजनिक सभा थी एमजी रानाडे की, यानी कि बी का, सी का और डी का 1 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी कि बी विकल्प इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति आपका क्या बंगाल में किसने स्थापित करी थी? बारिंद्र घोष ये थे। इन्होंने भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक निकाली, जिसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। भारत में जो आपका उग्रवादी क्रांतिकारी थे, समझ गए ना, उनकी शिक्षा के लिए कहा जाता है कि ये उनकी बाइबल कहलाती है, खून के बदले खून। समझ गया ना, ये जो आपकी चीज आई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांति में, तो वो बारिंद्र घोष ही थे जिन्होंने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम क्या होगा? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम क्या होगा?
तो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाए थे उसमें आपको पता है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग आंदोलन। सबसे पहले चंपारण ही है, क्योंकि भारत में महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत ही किससे करी थी? चंपारण। पहला सत्याग्रह उनका यही था। उसके जस्ट बाद अहमदाबाद और 1918 में इसके जस्ट बाद खेड़ा। ये तो 17 में हुए थे, उसके बाद ये 18 और असहयोग आंदोलन 1920। तो 1 2 3 4 ही इसका सही क्रम है। किसमें है? 1 2 3 4, सी विकल्प। पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। तो ये आपका 4 विकल्प हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को समझिएगा, इसमें एक शब्दावली विधि का शासन भी है, यह अलग चीज है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अलग चीज है, विधि का शासन अलग चीज है। ठीक है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, जबकि विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि कानून का शासन, कानून द्वारा संचालित होने वाला शासन तो यह है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब जिसे एक विधान के द्वारा स्थापित किया गया हो, जिस प्रक्रिया को, जो हमारा कानून वगैरह है उसे एक कानून के द्वारा ही स्थापित किया गया हो, ये लिया है जापान से। तो इसका सही आंसर जापान है और विधि का शासन का ब्रिटेन होगा। ध्यान रखिएगा दोनों शब्दों में, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। भारत में कौन सा एक नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है? संपत्ति अर्जित करके, वंश परंपरा से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा। देखो, संपत्ति अर्जित करके, भारत में संपत्ति अर्जित करके ये नहीं हो सकता। देखो, मैक्सिको और पेरू संभवतः दुनिया के 2 देश ऐसे हैं जहां अगर आपने संपत्ति खरीद ली तो ऑटोमेटिक वहां की नागरिकता आपको मिल जाएगी, लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। वंश परंपरा से भारत में होती है। देशीकरण यानी कि किसी राज्य को भारत ने जीत लिया है और उसको अपने में मिला लिया, तो उसके द्वारा भी होता है। और पंजीकरण, भारत में यदि कोई व्यक्ति 10 साल से रह रहा है और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो पंजीकरण करा करके भी प्राप्त कर सकता है। तो वंश परंपरा द्वारा यानी कि जिसके पूर्वज भारतीय माता या पिता में से एक या दोनों, तो वो तो है ही। तो कुल मिलाकर के जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से, ऐसे आपके भारत में नागरिकता अर्जित की जा सकती है, संपत्ति अर्जन करके नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन से अनुच्छेद में? देखो 21, जीवन जीने का अधिकार, ये तो हर किसी को है, विदेशी नागरिकों सहित जानवरों को भी है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत आपके जो भी जंगली जानवर हैं उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है, विदेशियों को तो छोड़ दो। ठीक है, हर मानव को है जी। अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में, ये विदेशी नागरिक के लिए भी होगा। और उसके अलावा अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म में, कोई विदेशी आकर के भी भारत में अपना धर्म मान सकता है, तो ये तो होंगी। अनुच्छेद 29 नहीं होगा, क्योंकि जो आपका संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है वो केवल भारतीय संस्कृतियों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर 29, अनुच्छेद 29 होगा इसमें से। राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? इसमें 2 शब्द हैं, देखो, सामाजिक और शैक्षणिक। देखो, हमारे यहाँ जो आरक्षित वर्ग हैं उसमें एक वर्ग तो जातिगत से रूप से पिछड़ा हुआ है जिसे शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एक वर्ग भौगोलिक रूप से पिछड़ा हुआ है जिसे हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। एक और आरक्षण की विधि है, जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें हमारे देश में कहा जाता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी। तो भारत में आपका अन्य जो पिछड़े हुए कारण है उनके लिए भारत में आयोग गठित करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो अनुच्छेद 340 में गठित है। नीति निर्देशक तत्वों को फैबियन समाजवाद की स्थापना करने वाला किसने कहा था? तो सबसे पहले तो फैबियन समाजवाद, फैबियन समाजवाद का मतलब होता है ऐसा समाजवाद जो प्रतीक्षा करता है अच्छा होने की, अच्छा करने की, मतलब सरकार से ये अपेक्षा करता है कि जैसे जैसे सरकार की स्थिति मजबूत होगी वो अपने समाज को बेहतर बनाता चला जाएगा, यानी कि प्रतीक्षा करने वाला समाज को फैबियन समाजवाद कहा जाता है। तो फैबियन समाजवाद नीति निर्देशक तत्वों के लिए कहा था आपके सर आइवर जेनिंग्स ने, कि नीति निर्देशक तत्व भारत में धीरे धीरे भारत को अपनी मजबूत स्थिति की ओर ले जाएंगे, मतलब सरकार मजबूत होती जाएगी, वो लोक कल्याण के लिए कार्य करती जाएगी। अगला क्वेश्चन है 47वां संविधान संशोधन संबंधित है। 47
ये 47वां नहीं है, एक्चुअल में ये 97वां है, 97th अमेंडमेंट है ये, 97वां संविधान संशोधन है। इसका जो आपका ये था, इसे सहकारी समितियां, भारत में जो आपका अनुच्छेद 343 है, जिसमें आपका पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में आपका सहकारी समितियों की बात नहीं होती थी, तो सहकारी समितियों को भी आपका एक तरीके के से स्वशासन का एक जरिया बना दिया गया, जिसमें आपका ग्राम पंचायत है या पंचायती राज है, दूसरा जो आप सेक्टर है वो आपका शहरी निकाय है, तीसरा आपका कोऑपरेटिव है। उसके लिए आपका ये 97वां संविधान संशोधन लाया गया था, सहकारी समितियों से संबंधित है। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होते हुए द्रव्य का अंश है। बाह्य अंतरिक्ष से यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले जो द्रव्य यानी कि जो आपकी चीजें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है उल्कापिंड। क्या बोलते हैं? उल्कापिंड, या उस उल्कास में कहा जाता है जब अंतरिक्ष में भ्रमण करते हुए कोई आपके क्या धातु, मिट्टी या पत्थर के जो भी आपके द्रव्य हैं वो आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण उन्हें केंद्र की ओर ले आता है। तो होता क्या है कि जब वो आपके नीचे की तरफ गिरते हैं तो जो वायु है उसके साथ घर्षण होता है, तो आग लग जाती है। बहुत सारे लोग उन्हें टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। तारा टूटता नहीं है, तारा बहुत बड़ी संरचना है, ठीक है। तो वो आपका एक काल्पनिक बात है, वास्तविकता यह है कि वो होते हैं उल्कापिंड और उनमें आग लगती है घर्षण के कारण। कुछ पृथ्वी तक आने से पहले ही जल जाते हैं, कुछ पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, तो उनकी परिभाषा उल्कास्म और उल्कापिंड उसी आधार पर गढ़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि का समय कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में कम है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों गलत है। तो इसमें देखो, पहले स्टेटमेंट में क्या कहा है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि कम है। कम कैसे होगी? देखो, सूर्य है, परिक्रमा पथ बुध का, शुक्र का, पृथ्वी का, मंगल का। इस परिक्रमा पथ में जो जितना बाहर होगा उसका समय उतना ही ज्यादा लगेगा। ये पृथ्वी का है, ये मंगल का, तो मंगल का ज्यादा लगता है। इसका तो 365 ही दिन है, इसका 686 दिन है, तो कुल मिलाकर के मंगल की अवधि ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में वाकई कम है, क्योंकि पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर लगभग, और ये आपका 6794 किलोमीटर ही है। यानी कि मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास का कम है। ये स्टेटमेंट सही है। अब जब ऐसा हो जाता है कि दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही हो, तो पहला विकल्प तो वैसे ही खराब हो जाता है, दूसरा विकल्प भी खत्म हो जाता है। अब है क्या? ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवसादी चट्टानों में से कौन सा एक कार्बनी मूल का होता है? मतलब जिसमें कार्बन के अंश पाए जाते हैं। तो कार्बनी मूल का इनमें से होता है चूनास्म। चूना पत्थर आपका कार्बनी मूल का होता है, जिसके मूल में कार्बन होता है। भारत के पठारी भाग में स्थलाकृति आदर्श है, खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए या जल विद्युत उत्पादन। भारत का जो पठारी भाग है, जिसे हम दक्कन का पठार बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है? उपयुक्त किसके लिए है? खनन के लिए, क्योंकि खनिज है उसमें। उसका अधिकतर हिस्सा धारवाड़ चट्टानों से बना है, और भारत का 98% जो आपका कोयला है, 96% आपका भारत का खनिज है, धात्विक खनिज, वो सब उसी में पाए जाते हैं। इसीलिए सबसे, खेती भी होती है होने के लिए, वानिकी भी है, जल विद्युत भी है, सब है, लेकिन सबसे उपयुक्त है खनन के लिए। आदर्श किसके लिए है? भारत में खनिजों के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जलधारा शीत प्रकृति की, यानी कि ठंडी प्रकृति की समुद्री जलधारा है? कौन सी है? देखो, पेरू की धारा बिल्कुल है ठंडी प्रकृति की, क्योंकि पेरू धारा अगर 4 साल में गर्म होती है तो उसके कारण भारत में अल्नीनो प्रभाव हो जाता है। वैसे ये ठंडी है, जिसे हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं। पेरू की धारा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें पेरू तट से होकर के गुजरती है प्रशांत महासागर में, इसे हम्बोल्ट ने खोजा था, तो इसलिए इसे हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। क्यूरोसियो
जो आपके प्रशांत की है, लेकिन जापान सागर से होकर के गुजरती है, चीन सागर से, गर्म है, जैसे गल्फ स्ट्रीम गर्म है वैसे ही ये भी है। ब्राजील भूमध्य रेखा में है, वो तो गर्म ही होगी, क्योंकि ध्रुवों से आने वाली धाराएं हमेशा ठंडी होती हैं और भूमध्य रेखा में उत्पन्न धारा गर्म होती है। ये तीनों ही भूमध्य रेखा के आसपास से पैदा होती हैं और ऊपर की तरफ जाती है। ब्राजील की धारा वहीं पर घूम रही है। तो ये तो आपके गर्म है, पेरू की धलधारा। नीचे जो आपका दक्षिणी ध्रुव है वहां से आपके पेरू तट के सहारे ऊपर को चढ़ती है, इसीलिए ठंडी प्रकृति है। जब ये गर्म हो जाती है तो भारतीय मानसून पर प्रभाव डालती है, जिसे आपका अल नीनो प्रभाव कहा जाता है। ऐसा सामान्यतः 25 दिसंबर के आसपास होता है और 4 साल बाद होता है। इसे चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। किसको? पेरू की धारा को। अल नीनो प्रभाव यही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नलकूपों से सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई भारत में उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक नलकूपों की संख्या भारत में उत्तर प्रदेश में है। नहरों से भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है ओवरऑल, और ओवरऑल नलकूपों से भी सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देश की जनजातियों की, क्या लिखा है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं है। नहीं है, अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा थोड़ी है। कौन होगा अनुसूचित जनजाति? ऐसा नहीं लिखा है। देश की जनजातियों की कुल संख्या के आधे से अधिक पूर्वोत्तर भारत में निवास करती है। ये भी गलत है। पूर्वोत्तर में आधे से अधिक नहीं है, क्योंकि गौंड, संताल जैसी जो बड़ी जनजाति है वो पूर्वोत्तर में नहीं है, वो बहुत बड़े जनजातीय समूह है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट गलत हो गया। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में पाई जाती है, सही है। नागालैंड में लोथा नामक भाषा भी बोली जाती है, नागाओं की है। कोन्याक भी है और आपका लोथा भी है, ये इनकी भाषाएं हैं। तो कुल मिलाकर के इसका बी स्टेटमेंट गलत है। कौन सा एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है भ्रंश पर्वत? ब्लॉक फॉरेस्ट सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है जर्मनी का। साल्ट रेंज पाकिस्तान का भ्रंश पर्वत है। सियारा नेवेदा अमेरिका का सबसे लंबा आपका जो भ्रंश पर्वत है वो आपका सियारा नेवेदा ही है। एंडीज नहीं है। एंडीज एक वलित पर्वत है। एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एंडीज पर्वतमाला वलित पर्वत है। अगला, भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु में सम्मिलित नहीं है। भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु में सम्मिलित नहीं है। भारत सबसे ज्यादा आयात किसका करता है? पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के साथ रासायनिक उर्वरक, क्योंकि पेट्रो रासायन ही होते हैं अधिकतर इसमें से। मशीन एवं पूंजीगत वस्तु, ये भी भारत की बहुत बड़ी मद है। इंजीनियरिंग का सामान ये नहीं है, जैसे पंखे हैं, मोटरें हैं, ये सब भारत निर्यात करता है। ये भारत की निर्यात की मद है। इंजीनियरिंग का सामान ये निर्यात की बहुत बड़ी मद है। और भारत में सबसे ज्यादा जो आपका मूल्य का जो अभी निर्यात हो रहा है उसमें आभूषण व जो आपके रत्न वगैरह हैं, उसके बाद इसी का नंबर आता है इंजीनियरिंग के सामान का। बजट निर्माण के 4 चरणों का सही क्रम है। ए, बजट बनाना। बी, विधानमंडल द्वारा स्वीकृत करना। सी, बजट की लेखा परीक्षा करना। सी और 4 है बजट का क्रियान्वयन। देखो 4 प्रक्रियाएं होती हैं। बजट बनाना पहली है कि आप बजट बनाओगे, कितना आ रहा है, कितना जाएगा। दूसरा, उसे विधानमंडल में पारित करवाओगे। तीसरा, बजट का क्रियान्वयन, मतलब जो पारित करवा दिया है उसे लोगों तक पहुंचाओगे, देश में उसे लागू करवाओगे। उसके बाद चौथा, जब लागू हो जाएगा तो उसके लिए परिवीक्षा, यानी कि उसका क्या अकाउंट और ऑडिट चेक होगा सीएजी द्वारा। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने रखी जाएगी, उसकी संसद में समीक्षा होगी। तो बजट की जो प्रक्रिया है 1 2 3 4 4 3 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 1 2 4 3, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? बी, 1 2 4 3। अगला, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर एक प्रकार का एक प्रत्यक्ष कर है? कर नहीं है। संपत्ति कर बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है। जब आप संपत्ति बेचते हैं तो आप ही से वो टैक्स वसूला जाता है। दूसरा, उपहार कर, आपको कोई उपहार देता है, 50,000 से ऊपर का उपहार होता है तो उस पर जो टैक्स दिया जाता है वो आपके द्वारा दिया जाता है, प्रत्यक्ष। निगम कर, किसी कंपनी की जो टोटल आपका प्रॉफिट होता है उस पर डायरेक्ट सरकार कर लगा देती है, वो प्रॉफिट पर लगने वाला कर होता है किसी भी निगम, कॉर्पोरेशन या कंपनी के, तो वो भी प्रत्यक्ष होता है, वो जनता पर भार नहीं कर सकता। उत्पाद शुल्क, ये आपका अप्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि उत्पाद शुल्क जैसे बिस्कुट बनाने वाली कंपनी पर उत्पाद शुल्क लगेगा तो वो बिस्कुट के पैकेट में ऐड कर देगी और लेगी किससे? जनता से। लगा किस पर है? कंपनी पर। मान लो पार्ले जी है, पार्ले जी पर लगाया तो पार्ले जी कंपनी पर है।
पेड कौन कर रहा है? जनता अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये आपका उत्पाद शुल्क हो गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। यही भारत में शेयर बाजार की सबसे बड़ी नियामक कंपनी है, संस्था है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध वित्तीय नीति से नहीं है? वित्त नीति, वित्त नीति से है, सॉरी, नहीं है, नहीं से है। मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक के अर्थतंत्र में हो, ये तो आपका मौद्रिक नीति है, वित्तीय नीति नहीं। कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति, कर लगाना और शासन के व्यय, ये दोनों ही आपका क्या होता है? वित्तीय नीति होती है। सरकार के वित्त का एक हिस्सा होता है, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे खर्च करना है, करों द्वारा आना और शासन द्वारा खर्च करना, तो यही इसका वित्तीय नीति है। मालवेयर बाइट्स किस प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर का। मालवेयर बाइट्स किस प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? मालवेयर बाइट्स आजकल जो आपके क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब आपके क्लाउड जो आपके हमें इंटरनेट से ही प्राप्त किए जाते हैं और इंटरनेट में ही रहते हैं, इन्हें अलग से आपने क्या इसकी हार्ड कॉपी लेनी नहीं होती है। तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है मालवेयर बाइट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? मेमोरी कार्ड सेकेंडरी होती है, बाहर से लगाया जाता है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, रोम क्या है? रोम आपका प्राथमिक मेमोरी है, सेकेंडरी नहीं। यानी कि ये आपके इनबिल्ट मेमोरी होती है, इसमें जो चीज लिखी गई होती है उसे आप पढ़ सकते हो, उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। जबकि इनके द्वारा मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क और सीडी रोम की मेमोरी को क्या कर सकते हो आप? अपने परिस्थितियों के अनुसार उसे चेंज कर सकते हो। रीड ओनली मेमोरी का मतलब केवल रीड कर सकते हो बस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है जॉन मैकर्थी। आज की डेट का सबसे हॉट आपका इंटरनेट का या कंप्यूटर का जो क्षेत्र है उसका जो सबसे हॉट क्या है क्षेत्र बना हुआ है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अभी जो आपका क्या है जीपी चैट वगैरह है, या फिर आपका एक रशिया ने भी निकाल दिया गीगा चैट करके अमेरिका के जीपी चैट का मुकाबला करने के लिए, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ पर काम अधिकतर चीजें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। किसी टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविजन से किस कार्ड के द्वारा जोड़ा जाता है? यदि आपने अपने टेलीविजन को कंप्यूटर के रूप में कन्वर्ट करना है तो उसे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए या उसकी स्क्रीन को आप शेयर करने के लिए क्या करेंगे? कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए तो उसमें आपका डिस्प्ले कार्ड के द्वारा उन्हें जोड़ दिया जाता है। अगला, कंप्यूटिंग में टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं टर्म्स और अभिलेखों के संग्रह को? डाटाबेस। क्या बोलते हैं? डाटाबेस। तो ये आपका कंप्यूटर है। अब है अगला टॉपिक हमारा रीजनिंग। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें आपका क्या है? 22 है, 24 है, 28 है। देखो यहां पर कितना अंतर? 2 का, 4 का। यहां कितने का आया है? ये 32 का अंतर आया है। तो यहाँ कितना? 16 का, यहाँ 8 का। 28 और 8 36, दुगना ही दुगना अंतर है। 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, 32 का। तो सही आंसर होगा 36। अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न आकृतियां दी हैं, रिक्त स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? रिक्त स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? देखो ये क्रम है, ये तीर ऊपर की तरफ है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अगला भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? ये वाला, यानी कि इसका बी ऑप्शन। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 हो तो BET बराबर क्या होगा? a कितना होता है वैसे? 1, तो इसको कितना लिख रहा है? 2। m कितने में होता है? 13 में। इसको कितना लिख रहा है? 26। z कितने में होता है? 26 में। इसको कितना लिख रहा है? 52। यानी कि इन अल्फाबेट्स की वैल्यू उनके वर्णमाला में दिए गए स्थान के दुगने के बराबर लिख रहा है, क्योंकि a की वैल्यू 1 में होती है तो उसको 2 लिख रहा है, m की 13 में होती है तो 26, z की 26 होती है तो उसको 52। तो यही चीज हमने करना है। b 2 में होता है, e कितने में होता है? 5 में, और t कितने में होता है? 20 में। तो इनको दुगना करके लिखना है। 4,
5 दूना 10 और 20 दूना 40, तो ये जोड़ करके कितना हो गया 54। तो इसका सही आंसर कितना होगा 54, इसका सही आंसर होगा 54। अगला क्वेश्चन है, सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y तक पहुंचा, बिंदु Y तक पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किमी दूर बिंदु Z तक पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किमी दूर बिंदु A तक पहुंचा और फिर दाहिनी ओर मुड़कर बिंदु 5 किमी दूर B तक पहुंचा। अब तब बिंदु X और B के बीच की दूरी कितनी होगी? कहां से शुरू किया था? X बिंदु से, किसी भी दिशा में, क्योंकि दिशा नहीं बताई है, हम चले जाते हैं। कितना चला? यहां से 8 किलोमीटर। कहां पहुंचा? Y में। Y में उसने क्या करा? दाहिनी ओर मुड़ा। तीर हमेशा बना लीजिए और तीर को अपना मुंह समझ लीजिए ऐसे। अब दाहिनी ओर मुड़ा है तो राइट साइड में कितना चला? 5। कितना चला? 5। और कहां पहुंचा? Z में। फिर दाहिनी ओर मुड़ा, तीर का निशान देख लो, दाहिना कहां? यहां। कितना चला? 7। कितना चला? 7। A तक पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 5 किमी B तरफ। अब ये तीर का निशान इस तरफ है, दाहिना कहां हो गया? यहां। कहां पहुंचा है? B में। अब पूछ रहा है B तथा X के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि ये दूरी कितनी है। देखो ये एक आयत बना दिया इसने 5 5 और ये 7 8 में। अब 7 के बराबर तो यहां चल गया है, ये इस दूरी को तय कर लिया क्योंकि यहां ठीक आयत में आएगा। तो 8 में से 7 घटा, कितनी किलोमीटर? 1 किमी। यानी कि A बिंदु B से कितना दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़ना। गुणा का अर्थ क्या है? भाग, और माइनस का अर्थ है जोड़ना, और भाग का अर्थ है घटाना, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यहां पर ये समीकरण दिया हुआ है। पहले इसके चिन्ह को हटा करके लिख लेते हैं। इसके करने की विधि देखो, 20 8 4 3 और 2, ये आपका समीकरण है। अब चिन्हों को देख लीजिए। माइनस को क्या लिख रहा है? माइनस का अर्थ है जोड़ना। फिर यहां क्या आया? गुणा। गुणा का अर्थ है भाग। गुणा का अर्थ क्या है? भाग। फिर क्या है? भाग। भाग का अर्थ क्या है? घटाना। और फिर क्या आया लास्ट में? प्लस। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। तो बन गई इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे होती है? पहले भाग सॉल्व, फिर गुणा सॉल्व, फिर प्लस, फिर माइनस। भाग सॉल्व करोगे तो इन दोनों का कितना आ गया भाग करने के बाद? 2। और फिर उसके बाद कौन सॉल्व होगा? गुणा। इन दोनों का क्या आ गया? 6। तो अब देखो 20 धन 2 माइनस 6, पहले कौन जुड़ेंगे? पहले प्लस वाला जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 22, माइनस 6 करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 16। क्या आ जाएगा? 16। तो इस इक्वेशन का आंसर होगा 16। अगला क्वेश्चन है, BODQ को लिखा जाता है YLWJ, ANPC को क्या लिखा जाएगा? ANPC को अगर हम ऐसे लिख लें इसको ABCD को, तो देखो क्या आएगा? उल्टा दिख रहा है, देखो B को Y, O को L, तो हम लिखते हैं ABCDEF। जब भी करते हो तो इसे ऐसे ही लिखो, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। कभी भी आप अल्फाबेट लिखते हो तो लिखिएगा ऐसे ही गिनती करने के लिए, ये आपके लिए आसान होता है। कई इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। देखो B को लिख रहा है Y, यानी कि ऑपोजिट लिख रहा है, देखो, और O को लिख रहा है L, ऑपोजिट। D को लिख रहा है क्या? W, D को क्या लिख रहा है? W, और Q को क्या लिख रहा है? J, Q को क्या लिख रहा है? J, Q को J। ये देखो, तो A को क्या लिखेगा बताओ? A का ऑपोजिट क्या आया? Z। N को क्या लिखेगा? N का ऑपोजिट क्या आया? M। P को क्या लिखेगा? P का ऑपोजिट क्या आया है? K। फिर क्या लिखा? C, C के ऑपोजिट क्या आया है? X। ZMKX क्या आएगा? ZMKX। ZM क्या आया लास्ट में? C का है, ZMKX। तो इसमें तो KY नहीं है, KX हो, ये इसका सही आंसर होगा, ZMKX। इसमें जो विकल्प है इसे आप देख लीजिए, ये आपका क्या है? Y नहीं है बल्कि X है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समचतुर्भुज, चतुर्भुज व बहुभुजों को दर्शाती है? देखो
हर समचतुर्भुज चतुर्भुज होगा, यानी कि हर समचतुर्भुज क्या होगा, चतुर्भुज निश्चित तौर पर होगा। चतुर्भुज चाहे विषम हो सम हो क्या होगा, अगर ये चतुर्भुज है तो समचतुर्भुज किसके अंदर आएगा, इसका। बहुभुज का इनसे कोई संबंध है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डी। कौन सा होगा, डी। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। तो इसमें एक श्रृंखला दी हुई है, देखो तो इसमें आपका क्या आएगा, ये पूछ रहा है। एच जे एच आई, जे एच एच आई, फिर डॉट, फिर एच, फिर एच, फिर आई। ठीक है, अगर हम शुरू से इसके 4-4 का वो बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 में नहीं हो रहा है। एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच एच आई जे, 1 2 3 4 5, इसमें एक कुछ फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हो गई है, यानी कि यहां पर एच नहीं होना चाहिए था। मैं पीडीएफ में सही करके डाल दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। इसमें आपका एच आई जे एच, एच आई जे एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच ये नहीं होना चाहिए, एच आई जे एच ये होना चाहिए, एच आई जे यहां पर आई होना चाहिए। तो ये आई एच जे आई यही बनेगा। तो इसमें मैं फॉर्मेट कर उसको सही करके डाल दूंगा। ये साइड टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है इस क्वेश्चन में, इस वजह से, तो इसको मैं सुधार करके आपको दे दूंगा, क्योंकि आपके रिक्त स्थान यहाँ पर 5 दे दिए हैं, बल्कि होने कितने चाहिए थे, 4 ही होने चाहिए, क्योंकि विकल्प में 4 ही चीजें भरने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है, अन्य 3 से भिन्न है, कौन सा होगा बताओ। नाखून, घास, बाल, अंगूठी, अंगुली, कौन सा भिन्न होगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें बाल, नाखून और घास काटने में दर्द नहीं होता, तो उंगली। उससे अच्छा वो है, ये तीनों आपके अंग हैं, शारीरिक अंग। घास शारीरिक अंग नहीं है, तो ये आपका सही आंसर होगा घास। प्रबल ज्यादा यही है। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर ये आपका छोटा सा एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। 2 धनात्मक संख्याएं, मान लो वो संख्या है एक्स और वाई, तो इनके वर्गों का योग कह रहा है। एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर कितना है, कह रहा है 100। एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग तो 100 है, और इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि इनका अंतर कितना है, 28। तो ये तो वैसे ही समीकरण बन गया है, एक्स और वाई, ये माइनस माइनस से माइनस प्लस को काट दो, ये कितना हो गया 2x का वर्ग, 2x वर्ग हो गए ना, और ये कितना हो गया है 128। x का वर्ग करोगे तो ये 2 से 128 कट जाएगा, कितनी बार, 64 बार। तो x करोगे तो ये वर्ग यहां जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8। अब x की वैल्यू रख दो समीकरण 1 में, जैसे आपका समीकरण 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो वहां वर्ग भी लगा है। फिर y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको ऐसे रख दो। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 प्लस y का वर्ग बराबर 100। तो y का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 64 को यहां ले आओ, पक्षांतर कर दो, कितना हो जाएगा, इसमें से 100 में से 64 घटाओगे तो 36, तो y में से वर्ग हटाओगे तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6। तो x की वैल्यू तो आ गई है 8, y की वैल्यू आ गई है 6, तो इन दोनों का योग होगा कितना, 14। ये है, देखो वैसे भी चेक कर सकते हो, इन दोनों के वर्ग का योग करोगे, 8 का वर्ग और 6 का वर्ग 64 और 36 100, और अंतर करोगे 64 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो ये होगा। तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा गलत हो गया है, मैं उसकी आपकी जो फॉर्मेट वो है वो मैं सुधार करके डाल दूंगा, जो पीडीएफ है वहां से प्राप्त कर लें। बाकी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। दरोगा की तैयारी करने वाले, समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले, उनके लिए ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। इसकी फॉर्मेटिंग में हमने सब तरह के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है, जैसे जैसे पूछ सकता है।